अमावस की वो काली रात, चारों तरफ के वातावरण में, आसमान में टिमटिमाते तारों और चारों ओर फैली कोहरा के बीच में एक अलग ही खेल चल रहा था। और इसी खेल के दौरान जंगल के घने प्राकृतिक वातावरण में खोया रात के प्रचंड अंधकार में एक अघोरी बहुत ही खतरनाक घटना को अंजाम दे रहा था। घना काला वीरान जंगल जिसमें जंगली जानवर भी सोए हुए थे। इस माहौल में रात की कीड़ों की आवाजों के साथ वो अघोरी अपने ध्यान को संजोग कर बड़े ही जोर जोर से मंत्र जाप कर रहा था। तेज मंत्र को उच्चारण करते हुए अपने हाथ में तेज धार वाला चाकू लिए हुए था और दूसरे हाथ में एक मुर्गे की गर्दन को पकड़े हुए था। मंत्रों के तेज जाप के साथ उसने मुर्गे की गर्दन को उसके धड़ से अलग कर दिया। जैक अमावस की रात को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उस अघोरी बाबा से मिलने पहुंच गया। उसने देखा कि वो अघोरी तेज तेज कोई मंत्र जाप कर रहा है। उसके पूरे शरीर पर भस्म लगे हुए थे। उसके सामने कुंडल में अग्नि जल रही थी। उसके चारों ओर तंत्र विद्या से संबंधित सामग्रियां रखी हुई थी। वहां के वातावरण ने उसके नजर को एक विशेष प्रकार के बंधन से बांध रखा था। उसने देखा कि वो अघोरी एक हाथ में चाकू लिए और दूसरे हाथ में मुर्गे को पकड़े कुछ मंत्र बुदबुदा रहा है और एक ही झटके में उस मुर्गे का सर उसके धड़ से अलग कर दिया। जैक ये सब देख थोड़ा सहम सा गया। अपने स्वप्न में घटित सारी घटनाओं को अपने नजरों के सामने होता देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? बाबा, मैं जैक। बहुत कुछ सुना है आपके बारे में। मुझे अपनी शरण में ले लो बाबा। बोल बोल, क्या चाहिए तुम्हें? पैसे, ढेर सारे पैसे जो केवल आप मुझे दिला सकते हो। पैसे? कैसे पैसे चाहिए तुम्हें? तुम्हारे समस्या का कोई भी समाधान नहीं है मेरे पास। रात का समय है। इस वक्त शमशान में इंसान का कोई भी काम नहीं। चला जा, इससे पहले कोई अनहोनी हो जाए। चला जा यहाँ से। मुझे पता है कि आपके पास पैसे नहीं हैं, मगर वो तंत्र विद्या, वो सिद्धि जिससे पैसे कमाया जा सकता है, मुझे वो सिद्धियाँ सीखनी है। मुझे वो सिद्धियाँ सीखनी है बाबा। ये मार्ग कोई आसान मार्ग नहीं है बच्चे, जिस पर चलकर कोई भी मनुष्य सिद्धि प्राप्त कर ले। मैं किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार हूँ। मैं वो हर दर्द सहने के लिए तैयार हूँ बाबा। बस मुझे जल्द से जल्द पैसे कमाने हैं और इन सब के लिए केवल आप मेरी मदद कर सकते हो। कुछ क्षण के लिए वो अघोरी भी शांत हो गया। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ऐसे विपरीत समय में जैक तंत्र विद्या की मदद से वो अपना खोया हुआ धन जल्द से जल्द वापस पा लेना चाहता था। वो तांत्रिक जैक को तंत्र मंत्र के टोटके सिखाने लगे और एक दिन वो अघोरी जैक को यक्षिणी साधना के बारे में बताने लगा। यक्षिणी के बारे में क्या जानते हो? यक्षिणी? यक्षिणी, मैंने कई यक्षिणियों को सिद्ध किया है जो मेरी हर मुश्किलों में मेरा साथ देती है। मतलब यक्षिणी के पास हर समस्या का हल है? निसंदेह, वो चाहे तो तुम्हारी हालात को पल भर में बदल दे, मगर यक्षिणी साधना कोई बच्चों का खेल नहीं, और खासकर तुम जैसे सामान्य मनुष्य के लिए तो
बिल्कुल भी नहीं है। बाबा, एक लाचार बेबस इंसान के लिए कोई भी असंभव कार्य संभव में बदल सकता है। बस मुझे ये बताइए कि यक्षिणी को साधना कैसे है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। तुम्हें धन दौलत ऐशो आराम शारीरिक सुख सब कुछ मिलेगा। अगले दिन की रात से तुम्हें 51 दिनों तक किसी निर्जन स्थान पर यक्षिणी साधना की विधि शुरू कर देनी होगी। धन्यवाद बाबा, इससे मेरी सारी समस्या हल हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, यक्षिणी तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी रहेगी और अगर तुम चाहो तो भी वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। और एक बात और ध्यान रखना, अगर तुमने उसकी बात नहीं मानी या उसके इच्छा के विपरीत कुछ किया तो वो जितना तुम्हें देगी उससे कई गुना तुमसे छीन लेगी। नहीं बाबा, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा। वो अघोरी उसे यक्षिणी साधना की सारी विधि बताते हैं और दूसरे ही दिन से जैक उस अघोरी बाबा के कहे अनुसार यक्षिणी साधना शुरू कर दी। उसने अपने शरीर पर भस्म लगाए, काली धोती पहने, वो भी तांत्रिक लग रहा था। अगले 51 दिन तक जैक जब दुनिया नींद के आगोश में लीन थी तब वो किसी निर्जन स्थान पर यक्षिणी साधना का विधि कर रहा था और आज उसके साधना की आखिरी दिन थी। लेकिन आज उसे एक विशेष प्रकार की विचलन उसके अंतर्यात्मा को महसूस हो रही थी। धीरे धीरे उसके ध्यान भंग होने लगे। उसके अपने आसपास के वातावरण में कुछ नकारात्मक शक्तियों का एहसास होने लगा। उसे यकीन था कि यह उसकी यक्षिणी साधना का एक हिस्सा है। उठो जैक, तुम्हारी साधना सफल हुई। जैक ने जैसे ही आवाज सुनी उसने तुरंत अपनी आंखें खोली और उसने जो देखा वो देखकर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। पूरी जिंदगी में उसने इतनी सुंदर स्त्री कभी नहीं देखी थी। वो बस उस स्त्री को ऊपर से नीचे तक घूरे जा रहा था। क्या हुआ जैक, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तुम्हें मुझसे कुछ नहीं चाहिए, बोलो। यक्षिणी का हर एक एक शब्द जैक को ऐसे सम्मोहित कर रहा था कि वो अपने मूल उद्देश्य से ही भटकने लगा और इसी उत्तेजना में वो कुछ ऐसा बोल गया। यक्षिणी के लिए तो सब कुछ मुमकिन है। अगर यक्षिणी मेरी हो जाए तो मेरे लिए कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है। तो आज से ये यक्षिणी तुम्हारी हुई और तुम्हारी इच्छा को पूरा करना ही मेरा धर्म होगा। लेकिन क्या यक्षिणी? अब मेरे सिवाय तुम किसी और औरत के ऊपर आंख उठाकर भी नहीं देखोगे, फिर चाहे वो तुम्हारी पत्नी ही क्यों ना हो। नहीं नहीं, मेरे लिए तो अब तुम ही सब कुछ हो। उस दिन से यक्षिणी और जैक हर रात अब एक साथ बिताने लगे। अब जैक के पास पैसे की कोई भी कमी नहीं थी। घर में वो सारी चीजें थी जो कि जैक चाहता था। लेकिन जब से यक्षिणी जैक की जिंदगी में आई उस दिन के बाद हर रोज जैक और उसके पत्नी के बीच झगड़े होते। जैक को तो बस अब यक्षिणी के सिवा कुछ सोचता ही नहीं था। यक्षिणी जैक की सारी इच्छाएं पूरी करती थी, जिसके बदले जैक को भी यक्षिणी के साथ हर रात शारीरिक संबंध बनाना पड़ता। धीरे धीरे यक्षिणी की शारीरिक सुख की चाहत बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण जैक
शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से कमजोर हो चुका था। तुझे क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम मेरे पीठ पीछे क्या कर रही हो? मुझे तो तुम्हें पहले ही मार देना चाहिए था। जैक सिर्फ मेरा है और जिंदगी भर मेरे साथ रहेगा, समझी? ये सब क्या सपने आ रहे हैं मुझे? जैक, क्या हुआ जैक? आओ, मेरे साथ आओ। कहाँ? कहाँ? ये क्या जैक? अब तुम मुझसे सवाल करोगे? देखो यक्षिणी, अब मैं हर रोज तुम्हारी शारीरिक सुख की चाहत को पूरा नहीं कर सकता। मैं अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से काफी कमजोर महसूस करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अब मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ। क्या मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊं? शायद तुम कुछ भूल रहे हो जैक। तुमने मेरी इच्छाओं को पूरा करने का वादा किया था। अगर तुमने आज की रात मेरी इच्छा को पूरा नहीं किया तो कल की सुबह तुम्हारी जिंदगी की आखिरी सुबह होगी। इतना कही यक्षिणी वहां से गायब हो गई। लेकिन यक्षिणी की बातें सुन जैक पूरी तरह से घबरा गया और उसी क्षण वो अघोरी बाबा के पास पहुंचा। बाबा मुझे बचा लो बाबा। मुझे उस यक्षिणी से पीछा छुड़ा दो। वो यक्षिणी मुझे मार डालेगी बाबा। तुमने एक यक्षिणी को सिद्ध किया है और यक्षिणी साधना कोई हंसी खेल नहीं है मूर्ख। तुम्हें अब यक्षिणी से कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारा अंत ही अब तुम्हें यक्षिणी से छुटकारा दिला सकता है। इतना सुनते ही जैक के पैरों तले जमीन खिसक गई और घबराहट के कारण वो वहीं पर बेहोश हो गया। अगले दिन जब सुबह हुई तो जैक के शरीर के कई टुकड़े किए हुए उसके घर के बाहर पाया गया। वो स्त्री दोबारा कहाँ गायब हो सकती है? नहीं, मैं मान नहीं सकता कि वो मेरा वहम हो सकता है। हमने एक दूसरे से इतनी देर तक बातें की थी कि तभी अचानक उसके पीछे से किसी चीज की आवाज आई। मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हुई और अब मैं अपनी ख्वाहिश पूरी करूंगी। अमावस की वो काली रात, चारों तरफ एक घना कोहरा उमेर गांव के जंगल को अपने लपेटे में ओढ़े हुए थी। चारों ओर जंगली जानवरों की आवाजें उस जंगल में एक अजीब सा शोर पैदा कर रही थी। रुकिए, इतना कहते ही वो स्त्री वहीं पर रुक गई। जब उसने देखा कि वो वही कोरे बदन और नीली साड़ी वाली लड़की उसकी नजरों के सामने खड़ी है तो उसके दिल का धड़कन अचानक से तेज हो गया। मानो जैसे उसके दिल पर एक साथ हजारों छुरियां चलने लगी हो। अभी भी वो स्त्री विक्रम की ओर मुड़ी नहीं थी। विक्रम की आंखें बस नीली साड़ी वाली स्त्री के गोरे बदन का दीवाना हो चुका था। जरा सुनिए, क्या आप वही हैं जब आते टाइम आप मुझे रास्ते में नजर आई थी? विक्रम की बात सुनकर उसने पीछे पलट कर देखा और पहली बार उसकी नजर विक्रम की नजर से मिली। पीछे से जो लड़की उसे पागल करे जा रही थी
सामने से वो और भी भला के खूबसूरत लग रही थी। जी, मैं वही हूँ। उसने मुस्कुराते हुए कहा। उस स्त्री के बोलने का अंदाज विक्रम के अंदर और हिम्मत पैदा कर दी। कितनी ताज्जुब की बात है, इतनी सुनसान इस काली अंधेरी रात में आपको देखना केवल मेरे ही नसीब में था लगता है। ये देखकर आपको डर नहीं लगा कहीं में कोई बला हुई तो? सच कहूँ तो आप एक खूबसूरत बला ही नजर आ रही हो। उसकी आंखें उस स्त्री के बदन को ऐसे घूर रही थी मानो उसने आज तक जितने भी औरत देखी थी उन सब में से सबसे ज्यादा खूबसूरत औरत वो आज देख रहा हो। उसका खुला बाल, नशीली आंखें, उसका पूरा बदन इस साड़ी में विक्रम को अपनी तरफ सम्मोहित कर ली। क्या मैं थोड़ा वक्त आपके साथ गुजार सकता हूँ? आप शहरी लोगों का यही होता है, पहले तो आप मुझ जैसे गांव की भूरी भारी लड़कियों को अपनी बातों में फंसा लेते हैं और जब आपका काम पूरा हो जाता है तो पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो जाते हैं। देखिए, ऐसी बात नहीं है, सभी शहरी लड़के एक जैसे नहीं होते। अच्छा, ऐसी बात है तो बताइए, वक्त गुजारते समय अगर हम करीब आ गए तो क्या आप मुझसे शादी करेंगे? यह सवाल भी उस स्त्री ने बड़ा ही मनमोहक अंदाज में किया, लेकिन इसका विक्रम के पास भी कोई जवाब नहीं था। वो एक बार मुस्कुराई और अपने रास्ते को चल पड़ी। विक्रम की आंखों में अब उसके रूप का नशा छाने लगा कि तभी अचानक उसके मोबाइल की घंटी बजी। उसने मुस्कुराते हुए कॉल रिसीव करी। हेलो, अबे तू पागल हो गया है क्या? ये टाइम है कोई कॉल करने की? अबे तू कहाँ है? मुझे तुमसे काम है। मैं तो तेरा रूम भी गया था पर तू तो वहाँ था ही नहीं। अबे मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, चल अभी फोन रख। अबे रुक 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 रुक, अब तो मुझे अभी जानना है, आखिर तू इतनी रात को बाहर करने क्या गया है? साले कहीं तू अकेले अकेले देसी पीने तो नहीं चला गया? अबे नहीं यार, वो बात नहीं है। तो साले इतनी रात को तू बाहर क्या घंटा बजाने गया है? अबे तू समझ नहीं रहा है तो समझा ना, बात को इतना घुमा फिरा क्यों रहा है? अच्छा ठीक है, सुन, तुझे याद है वो रात जब हम लोग उमेड़ गांव आ रहे थे? हाँ मुझे याद है। उस दिन मैंने एक लड़की को देखा था जिसके लिए मैंने कार भी रोकी थी। हाँ, जो केवल तुझे ही दिख रही थी और हम लोग तो अंधे थे। साले प्रिया सही कहती है, तेरा दिमाग कुछ ज्यादा ही लड़की पर ध्यान देता है। हाँ चल चल, अभी टाइम खोटी मत कर। इतना कहकर उसने फोन कट कर दिया। अरे वो स्त्री कहाँ चली गई? अभी तो मेरे नजरों के सामने थी। अब तो मैं मान ही नहीं सकता कि वो मेरा भ्रम है। विक्रम की आंखों में उस स्त्री के रूप का नशा उस स्त्री को खोजने पर विवश कर दी। वो तेज तेज कदमों के साथ उस स्त्री को ढूंढने लगा, लेकिन उसे वो स्त्री कहीं नहीं मिली। वो स्त्री दोबारा कहाँ गायब हो सकती है? नहीं, मैं मान नहीं सकता कि वो मेरा वहम हो सकता है। हमने एक दूसरे से इतनी देर तक बातें की थी कि तभी अचानक उसके पीछे से किसी चीज की आवाज आई। जब उसने मुड़कर देखा तो उसके चेहरे पर हैरानी और खुशी के भाव एक साथ झलकने लगे। वो वही स्त्री थी जिससे कुछ देर पहले विक्रम बात कर रहा था। विक्रम की आंखों में उस स्त्री के रूप के प्रति हैवानियत का जानवर पनपने लगा। उसकी खूबसूरती के आगे उसका कदम खींचा चला रहा था। कुछ दूर जाकर वो किसी सुनसान वीराना पेड़ के सामने जाकर रुक जाती है। पीछे पीछे से विक्रम भी उस पेड़ के पास पहुंच जाता है। उस स्त्री को उस पेड़ के नीचे खड़ा देख उसका हिम्मत और भी बढ़ जाता है। फिर विक्रम उस स्त्री के काफी करीब चला जाता है
क्या नाम है तुम्हारा? अनामिका। अब वो दोनों ही एक दूसरे की आंखों में पूरी तरह से खो गए और शहरी बाबू, कहाँ जा रहे हो? कि वो अनामिका खड़ा होकर उसके गालों पर अपना हाथ फेरने लगी। तो कहो शहरी बाबू, क्या आप मुझसे शादी करोगे? इस बात को सुनकर विक्रम घबरा गया। ये तुम क्या बोल रही हो? हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी भी मर्जी थी, और ये शादी वाली बात कहाँ से आ गई? इन बातों को सुनकर अनामिका के हाव भाव बदलने लगे। उसकी आंखें खून के अंगारों के जैसा लाल हो गई, जिसे देखकर विक्रम के रोंगटे खड़े हो गए। तुम मेरे पीछे आए, मेरे साथ वक्त गुजारा क्योंकि मैं तुम्हें अच्छी लगी, तो फिर शादी करने में क्या परेशानी है? इस खौफनाक मंजर को देखकर डर के माने उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। वो पिछले कदम से वहां से भागना चाहा, मगर वो वहीं गिर गया। वो स्त्री अनामिका उसके छाती पर आकर बैठ गई। मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। गलती तो मुझसे हुई थी, जो मैंने तुम जैसे शहरी बाबू पर भरोसा कर उसको सब कुछ अपना मान लिया था। इसमें मेरी क्या गलती है? तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? तुम्हें मैं यहाँ नहीं, बल्कि तुम्हारी आंखों की हवस यहाँ तुम्हें खींच लाई है। तेरी गलती बस इतनी है कि तुम्हारी सोच भी उसकी जैसी है। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हुई और अब मैं अपनी ख्वाहिश पूरी करूंगी। इतना कहकर अपने तेज पंजों से एक ही झटके में उसका कलेजा बाहर निकाल दिया और किसी जंगली भेड़िए की तरह उसके कलेजे को खाने लगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें।